रतन सर ने इतनी तारीफ करी सर। बहुत प्रेम करते हैं मेरे से, बहुत लगाव है, इसलिए ये सब बोल रहे थे। बाकी अपनों की सभी तारीफ करते हैं, नेचुरल सी बात है। बाकी मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा सर। बहुत लंबी मीटिंग नहीं रहेगी, लेकिन अल्टीमेट रहेगी सर। कई बार ना कुछ चीजें ना हम रिलेट करते हैं अपने लाइफ के अंदर। हो सकता है कोई साथी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो सकता है जिन चीजों को मैं बताऊंगा उनसे मैं आगे निकल चुका हूं। तो जब आप रिलेट करोगे और वो दिक्कतें आपको लगेगा ना कि आज की डेट में आपको आ रही हैं, तो आपको लगेगा कि ये चीजें नेचुरल हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं। और एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले बीएससी करी नॉन मेडिकल से। उसके बाद मैंने एमएससी करी और उसके बाद मैंने एमसीए किया। मैं कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता था, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप में, जैसे कि महेश सर जिस टाइप का काम आजकल करते हैं। तो उस एजुकेशन में क्या रहा कि मेरी जो एजुकेशन कंप्लीट हुई वो करीब 2008-9 के आसपास हुई। एमसीए मेरी एमएससी। तो उस दौरान क्या था ना, आईटी बहुत एक तरीके से ना बिल्कुल डाउन हो गई थी। जो व्यक्ति 20-20 साल से भी आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, उन व्यक्ति को भी निकाला जा रहा था। इवन कई ऐसे भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि जी हम बिना सैलरी के भी काम करेंगे, हमें मतलब मत निकालिए। बाकी महेश सर इस चीज के बारे में ज्यादा बेटर जानते हैं क्योंकि वो उस फील्ड के अंदर बिलोंग करते हैं। तो वहां मेरे साथ ऐसा मतलब एक ऐसा समय था, मैंने एमसीए गलत टाइम पे पास आउट की। तो मार्केट के अंदर जॉब नहीं थी। मैं नोएडा भी गया, मैं गुड़गांव भी गया। नोएडा में बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं, तो मैंने वहां पे किया। लेकिन या तो मुझे अपनी पसंद की नहीं मिली या उस तरीके की मार्केट में जॉब नहीं थी। तो उसके बाद मैंने कंपनी के अंदर काम किया। फिर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने काम किया फरीदाबाद एक कंपनी के अंदर। और उस कंपनी में मैंने जो काम किया साथियों, मैं करीब उसके अंदर 9 महीने रहा। 9 महीने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये काम ना है नहीं मतलब अपने लिए। तो क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक थी, तो मैं फिर टीचिंग लाइन में आया। और मैंने स्कूल में स्टार्टिंग करी। एक छोटी सी जॉब से मैंने शुरुआत करी। ये बात है करीब 2009-10 के आसपास की। तो मैं टीचिंग लाइन की अगर मैं बात करूं तो 2003 से ही मैं कोचिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। जब मैं बीएससी कर रहा था तभी मैं 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा करके अपना बहुत सारा मतलब खर्चा निकालता था उनसे, ट्यूशन की फीस से। तो मैं एज ए प्रोफेशनल आया 2009-10 के आसपास स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर आने के बाद फिर मैंने कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दी क्योंकि मैथ साइंस मेरा ठीक था। तो फिर घर वाले बोले कि जी आप जब टीचिंग लाइन में आई गए हो और इसमें यदि आपने आगे बढ़ना है तो आपको फिर बीएड करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं बल्लभगढ़ एक जैन विद्या मंदिर स्कूल के अंदर था। तो मैंने उसी दौरान पढ़ाते हुए मैंने बीएड कंप्लीट करी। बीएड कंप्लीट करी मैंने स्कूल के अंदर मैंने पढ़ाया। और उसके बाद मैं फिर एक और स्कूल में गया। उसके बाद मैं गया केएमपी स्कूल जवा में, जहां पर रतन सर थे उस टाइम पर। और ये मेरी जर्नी है छोटी सी। तो एज ए एक कॉमन टीचर से लेकर के, और मैंने जैसा कि सर ने बता ही दिया, मैं वहाँ वाइस प्रिंसिपल रहा कई साल। और उसके बाद हम छोड़ के वहां से आ गए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार तो ऐसी सिद्धांत की बातें होती हैं जो हमारे हिसाब से गलत होती हैं, लेकिन हम एज ए एम्प्लॉय ना वहाँ कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कहीं ना फिर बातें अड़ती हैं। तो इसलिए मैंने वहां से छोड़ दिया। तो सीधी सी बात यह है कि आज इंडस्ट्री के अंदर कोई सी भी हो, चाहे कंपनी वाली हो, टीचिंग की हो, उसके अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यदि कोई टीचर अगर सपोज 20,000 की जॉब करता है ना, टीचिंग लाइन की बता रहा हूं मैं, वैसे तो हर फील्ड में ये दिक्कत है, तो उसके अल्टरनेट में ना उससे बेटर 10,000 में काम करने के लिए तैयार है। इतनी बेरोजगारी है। उसके बाद मैंने वहां से छोड़ दिया तो मेरे को ने काम की तलाश थी उस टाइम पर। तो यार कुछ काम करना है, अपना करना है, क्या करना है ये मुझे नहीं पता था। तो अब मैं क्या था, सुबह से लेकर के 2 बजे तक 3 बजे तक फ्री रहता था। और मैंने क्या करा, कोचिंग के ही 2 बैच बढ़ा दिए। और मैंने जो मेरी स्कूल को मिला करके इनकम थी ना, वो मैंने कोचिंग से ही अपनी मैच कर दी। तो अच्छा, मेरे को ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और बहुत सारे लोग ना कंफर्ट जोन में रहते हैं, इस चीज को मैं जरूर रिलेट करूंगा। मेरे को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि भाई तेरा मैथ साइंस सब्जेक्ट है और इसकी ना ट्यूशन की भरमार रहती है, मतलब आनंद रहते हैं। तो मेरे को ये था कि यार ये ना एवरग्रीन लाइन है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के ना
मतलब जने क्या बन जाए। वैसे तो कोई भी डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई बड़ी एजुकेशन, कोई स्कूल, कोई टीचर इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि उस डिग्री को लेने के बाद व्यक्ति सफल हो जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है। और मैं एज ए टीचर बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चीज को बोल रहा हूँ। मैं इस चीज का बिल्कुल ये मतलब नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब का अभी जॉब का सिस्टम चल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या उसके बाद कि कोविड आया। कोविड ने मेरी गलत धारणा को ब्रेक किया। कई बार जब हमारा करंट बढ़िया चल रहा होता है ना, तो हमें चीजें समझ आती नहीं है। जैसे अभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छी जॉब में है, उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, उसका बहुत शानदार काम चल रहा है, तो उसको चीजें समझ नहीं आती। तो कोविड आया, तो कोविड में क्या हुआ कि सबसे पहला जो नोटिस आया, आप यकीन मानना, मेरे इतने भर भर के बैच चल रहे थे, मार्च की ये बात है शायद 2020 की। एक नोटिस आता है कि मतलब जो बोर्ड की परीक्षाएं ना वो रद्द हो गई, बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी और बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। मतलब ये मान के चलो कि आज मेरे पास ना बहुत भर भर के बैच है, मतलब, और कई सारे बैच है, मतलब दोपहर से लेकर के रात तक के। एक गवर्नमेंट का नोटिस आता और दूसरे दिन से सारे बच्चे गायब एकदम। अब जब कोचिंग का मतलब क्या समझना आप, बच्चे एकदम गायब सारे, जो मेरी आमदनी थी ना वो एकदम जीरो हो गई। आप सोच के देखो, एक बहुत शानदार इनकम लेवल पे कोई एकदम जीरो हो जाए, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा यार ये क्या हुआ। उसके बाद फिर कोविड की परिस्थिति ऐसी थी, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। न्यूज ऐसी आती थी कि भाई कपड़े सफेद में लपेट के लाश की लाश जा रही है। ऐसा लगता था भैया पता नहीं क्या होगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये लगा कि 6 महीने बीते, 8 महीने बीते। अब खर्चे जो थे ना, वो खर्चे वही थे सर। 50-60 हजार, 70 हजार बैठता है, इसका पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। अब सोच के देखो, इनकमिंग तो बंद हो गई, 8 महीने हाँ तक जी। आउट गोइंग जा रही है 60-70 हजार के हिसाब से। तो हाँ तो यानी कह जो रहा हूँ तो, अरे बैकअप था, मीनू। जो सेविंग थी, वो सारी उस दौरान ना खत्म हो गई। मतलब मेरा नुकसान हुआ उस दौरान करीब, अगर टोटल मैं लगाऊं, अर्निंग जो नहीं आई और जो बैकअप गया ना, वो टोटल अगर मैं लगाऊं उस दौरान कोविड के पूरे 1.5-2 साल का जो भी पीरियड रहा, मेरी 15 से 20 लाख की कम से कम लॉस था उस दौरान। तो बड़ा मूड खराब हुआ। फिर व्यक्ति के मन में क्या आता है, अब मेरी गलत फहमी टूटी कि मैंने कहा यार ये काम ना एवरग्रीन नहीं है, तू गलत सोचता था। एक ऐसा काम होना चाहिए, चलो ये तो ठीक है, जब कोचिंग चलेगी चल जाएगी, लेकिन एक ऐसा काम होना चाहिए। अब देखो मेरे को ये चीज ना साथियों जब समझ में आई, जब मैं बिल्कुल जीरो हो गया। हो सकता है कोविड नहीं आता तो मैं भी नहीं समझता इस चीज को, पॉसिबिलिटी है। तो सभी साथियों के लिए मैसेज है कि आज आपका जो करंट चल रहा है ना, उसके साथ साथ ना डेडिकेटेडली आप आरसीएम को करो, फुल्ली डेडिकेशन के साथ। अब मैं रतन सर और हम ना अक्सर बात किया करते थे आपस में कि सर कोई ना काम करेंगे मिलके हम दोनों, ट्यूनिंग हमारी अच्छी है, बहुत शानदार है। तो हम आपस में ये बात करते थे कि अगर कोई काम आपको समझ में आए तो मुझे बताना, और मुझे समझ आएगा तो आप बताना, और समझ अगर ट्यूनिंग बैठेगी मिलके करेंगे। तो तभी रतन सर का मेरे पास कॉल आता है आरसीएम को लेकर के। अब आरसीएम तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे साथियों के साथ होगा कि भैया मेरे तो उसने कर रखा है, इसमें कुछ नहीं है जी। तो रतन सर ने मेरे से बोला, मैंने इसको डिनाई कर दिया। मैंने कहा सर इसमें ना कुछ नहीं रखा है, सब बेकार के काम है, इनको वो लोग करते हैं जिन पे कोई काम नहीं होता। तो रतन सर ने बोला, मेरे को समझाया। मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे ताऊ के लड़के ने भी करा था, और मैंने इसके प्रोडक्ट काफी पहले यूज करे थे। अब मुझे ध्यान भी नहीं है उनका क्या फीडबैक है, कैसा है। कभी पापा लाते थे ताऊ के लड़के की आईडी पे। तो मतलब मैं आसानी से हाथ नहीं आया रतन सर के। फिर मैंने रतन सर से ये बोला, मैं क्यों बोला बता रहा हूँ इन चीजों को, क्योंकि आपको भी लोग ये चीजें कहेंगे तो आपको रिलेट करना है इस बात को। मैंने बोला सर ये उन लोगों का काम है जो बहुत तेज तर्रार होते हैं, जो लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, जो लोगों को बहकाने में माहिर होते हैं, ये काम उनका है। मैंने कहा जी मैं तो आपको पता ही है सिद्धांतवादी आदमी हूं, जो मैं किसी से झूठ वूठ बोलूंगा नहीं, और मेरे बस की ये काम है नहीं। इसमें वो दिमाग चाटते रहते हैं जी, बार बार फोन आते हैं जी, कान पे फोन लगा के रखो जी। अच्छा, फिर मैंने बोला, मैंने कहा जिसमें ना रिलेशन खराब हो जाते हैं, हम जिस व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे वो कोई अपना ही होगा, वो करेगा नहीं जी, फिर उससे खींचतान होगी, उससे रिलेशन खराब होगा। तो रतन सर ने कहा कि जी आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। मैंने कहा जी क्या करना है फिर, क्या जी आपको केवल राशन लेना है। मैंने कहा राशन तो सर लेते ही है कहीं ना कहीं से, मैंने कहा राशन ले लेंगे जी।
कह रहे जी आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको कोई व्यक्ति नहीं जोड़ना, आपको कुछ करना ही नहीं है, आप ये मान लो। तो 2-3 दिन मैंने फिर डिले कर दिया। कुछ दिक्कत मेरे को आई, कुछ हेल्थ इश्यू थे, कुछ एक आध परिवार में कुछ बीमारियां आई, तो मैंने फिर डिले कर दिया। उसके बाद रतन सर ने फिर कॉल करा मेरे पास। मैंने कहा यार मैं परेशानी में चल रहा हूँ, आप सर समझो बात को। तो मेरे को ना फिर अंदर से रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार इतने अच्छे मित्र हैं हम, और सर क्या सोचेंगे यार, मेरे कहे से ने एक दुकान भी नहीं बदली। तो मैं सिर्फ इसलिए ज्वाइन हुआ था पहली बार, क्योंकि रतन सर और मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत हमारा आपसी प्रेम था। मैं सर को मोबिलाइज करने के लिए सिर्फ इस बिजनेस के अंदर आ गया। सर मैंने परचेजिंग करी, उस टाइम पर 1,000 रुपए की परचेजिंग होती थी। तो रतन सर ने ना मेरे से एक बात कही कि सर जो सामान आप खरीद के लाए हो ना, उसको जो घर पे चल रहा है ना, पहले उसको रुकवा के इसको यूज करवाना, पहले मुझे बताना क्या फीडबैक है। तो मैंने वो सामान जो पुराना था उसको बंद करवा दिया, मिसेज से बोला भाई इस सामान को आप यूज करिए। मिसेज ने यूज कर, आप जो खा रहे थे उसको, कुछ चीजें यूज कर रहे थे ना, सबका फीडबैक ना शानदार था। तो सर ने मेरे से कई दिन बाद कॉल करा, तो प्रोडक्ट तो बढ़िया ही है, सभी साथी जानते हैं। मैंने कहा सर प्रोडक्ट सारे बढ़िया है, और प्रोडक्ट खरीदने में कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं लेता रहूंगा सर, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि सर ने फिर मेरे को सिस्टम से कनेक्ट किया। सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद नोएडा में लगातार मीटिंग होती थी, वहां डॉक्टर साहब आते थे, डॉक्टर लखनलाल जी आते थे, महेश सर आते थे। तो मैंने एक जो ऊपर वाले का आशीर्वाद ये रहा कि मैंने कभी ना मीटिंग के लिए मना नहीं करा सर से। हमें से कई बार साथी ना अपलाइन को बहाने लगा देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आज जो भी हूं ना सर, वो इनिशियल जो मीटिंग्स होती थी ना, उस माहौल का है ये। जब आप मीटिंग्स में और माहौल में लगातार जाते हैं ना, तो आपके दिमाग में ना विश्वास, दृढ़ विश्वास अपने ऊपर और सिस्टम के ऊपर, और आपकी लीडरशिप का जो है ना वो पक्का होता चला जाता है। तो इस तरीके से वहां से चीजें मेरे को समझ आनी चालू हुई। उसके बाद मैं न्यूट्रिशन की भी जानकारी मैंने लेनी शुरू करी। फिर मुझे पता चला धीरे धीरे, जब मैं जिस चीज को सुनना भी नहीं चाहता था, जिसको मैं झूठ बोलने का बिजनेस जानता था, मुझे पता चला, मैंने कहा अरे तो बड़ा शानदार काम है, लोगों की हेल्थ बचाने का है, यहाँ तो इनकम भी कमाई जा सकती है। मैंने कहा महेश सर भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। और मेरे को जो ज्यादा क्लियरिटी आई ना, मेरे को ज्यादा क्लियरिटी आई, एक बार कबीरा सर आए थे महेश सर के यहाँ पे। तो कबीरा सर ने ना अपनी स्टेटमेंट दिखाई थी इनकम की, ITR वाली। सर ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मेरा पहला छोटा सा चेक है। उसके बाद पहले महीने से अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो उस दौरान उन्होंने बताई थी 40-42 हजार पहले महीने से। और उन्होंने कई सारे डेमो करके दिखाए थे हमको। डेमो था जैसे वो हमारा बर्तन साफ करने वाला होता है, नहाने का साबुन होता है। तो मुझे पहली बार समझ में आया कि यार TFM वैल्यू भी कुछ होती है, यार ये चीजें भी होती हैं, इसमें पैसे आते हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इसमें पैसे आते हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं। और मैंने तब तक भी यकीन नहीं करा जब तक मेरा करीब 1,500 रुपए का पहला पे आउट नहीं आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग ना आप इनिशियल लेवल पे बोलते होंगे, मेरे साथ ये था, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जब उस रुपया आ गया तो मुझे लगा यार जब इतना आ सकता है थोड़ा सा करे से, तो इसका मतलब ज्यादा भी आएगा जब ये लोग कहते हैं तो। और मैं सिस्टम से कनेक्टेड रहा, तो मेरे को एक चीज समझ में आती है, पहले है ना व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है। जैसे मैं सिर्फ इसलिए जुड़ा कि रतन सर मेरे मित्र थे, मुझे प्रोडक्ट और कंपनी से कोई मतलब नहीं था। पहले व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ेगा, फिर वो प्रोडक्ट से जुड़ेगा, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, बाद में वो सिस्टम कंपनी और बिजनेस से जुड़ेगा। उस चीज के लिए उसको माहौल में लेके आना होगा सर। उसके बाद की जर्नी आप सर समझते हैं, करीब 1.25 साल के अंदर फिर मैं रॉयल्टी अचीवर था। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना सर, वो अपलाइन का है। मैं आपको बताऊं तो जब हमने बिजनेस को शुरू किया इसको, तो हम फील्ड में लगातार जाते थे। उसके बाद संजय सर आए, और भी बहुत सारे साथी आए, अगर मैं लिस्ट में नाम लूंगा और कोई साथी फिर रह जाएंगे। संजय सर मेरे को सबसे पहले वो व्यक्ति मिले जिनके बाद मुझे लगा कि हाँ, इनके साथ लग के काम किया जा सकता तरीके से। संजय सर से पहले कई व्यक्ति आए जिनको मैंने बिगनर तक भी बनाया, 1-2 लेवल भी दिलाए, लेकिन वो आज एक्टिव नहीं है बिजनेस के अंदर। तो व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे, आपको फिर एक व्यक्ति मिलेगा जिनके साथ आपने डेडिकेटेडली काम करना है। तो सिंपल सी बात ये है सर, मतलब आप लक के तरीके से करेंगे, सिस्टम के तहत करेंगे ना, तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं। आज तो सर सिस्टम अपलाइन, ये एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार है, यानी कि आप ये सोच के चलिए कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। मेरी स्टोरी, मैं खुद इंस्पायर्ड होता हूँ इस चीज से
कि अगर कोविड नहीं आता तो शायद मैं इसके अंदर नहीं होता। आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने काम के साथ साथ बिल्ड करिए। जब आपको लगे कि ये उससे प्लस जा रहा है या मैच कर रहा है, आप फुल टाइम आने का डिसीजन ले सकते हैं साथी। क्योंकि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ना आपको कभी भी गरीब बना सकता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। बाकी मैं कुछ दो चार पॉइंट रखूंगा आपके सामने सर। ये देखो सर, ड्रीमर्स की है ये इंडस्ट्री। जिस व्यक्ति के सपने है ना वो करेगा इस काम को। दो तरीके के व्यक्ति होते हैं सर, एक आम व्यक्ति होता है और एक होता खास व्यक्ति। आम व्यक्ति क्या है सर? आरसीएम से पहले जैसे मैं एक आम व्यक्ति था। जॉब में क्या होता है सर, मैं 6 साढ़े 6 बजे निकलता था और मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे फ्री होता था। कब हफ्ता निकलता था, कब महीना निकलता था, और कब मेरे को टीचिंग लाइन के अंदर सर 18 20 साल निकल गए, मुझे नहीं पता चला। मतलब जिंदगी ना कट रही थी, मतलब पता ही नहीं चल रहा था, ना परिवार के लिए टाइम ना अपने लिए टाइम। एक तो वो है आम सा जीवन, ना कोई पहचान, ना कोई सपने, ना कुछ। एक है खास बनने का मौका है। आरसी में आपको खास बनने का मौका देता है सर। पूरे भारतवर्ष में आपकी एक पहचान हो सकती है, आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो आपका एक सपना होना चाहिए, और सपना ऐसा होना चाहिए जो चाहिए ही चाहिए, मतलब आपको। तो अपना सपना बनाइए सर, माहौल में रहें, माहौल बना करके रखें। और इसके अलावा एक पॉइंट है सर, अपना ना टारगेट सेट करें सर आप। बिन टारगेट के इसको नहीं किया जा सकता। जैसे आरसीएम बिजनेस में हर महीने अपलाइन के साथ बैठे सर, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के हिसाब से काम करें, क्योंकि बिना टारगेट के आप कुछ भी चीज अचीव नहीं कर सकते। लक्ष्य बहुत जरूरी है सर। और 20% ग्रोथ का फॉर्मूला रामकिशन गुरु जी ने बता रखा है सर, क्योंकि हम बोनस में हैं। हम उल्टा सीधा बिजनेस ना काटे, 20% की ग्रोथ अगर हम डेप्थ से लेकर के ऊपर तक लेकर के आए, यानी 20% की ग्रोथ हमारी रहे टेप के अंदर, और 20% की ग्रोथ रहे हमारी वीलैक के अंदर, और इस ग्रोथ को यदि हम ऊपर तक लेके जाए ना, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। कई बार ना हम ऐसा टारगेट ना बनाए कभी भी जो एकदम अचीवेबल हो, बिल्कुल आसानी से हो जाए बिना एफर्ट लगाए। हम एक ऐसा टारगेट सेट करें जो कठिन हो लेकिन असंभव ना हो। जैसे एक व्यक्ति का बिजनेस मान लो जा रहा है सपोज रनर का, और वो कहने लग जाए कि मुझे एकदम ना रॉयल्टी अचीवर बनना है अगले महीने में, संभव नहीं है सर। अगर वो बन भी गया उल्टे सीधे काट के बिल, तो अगले महीने फिर डाउन जाएगा वो बिजनेस। तो ग्रोथ को पकड़ करके काम करना है, बोनस अचीवर बनना है, टीम को बनाना है सर। और इसके अलावा मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं कहूंगा सर, दो पॉइंट और रखूंगा बस। अपने काम को ना आरसीएम के को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है सर, प्रायोरिटी का गेम है। यदि आप इसको प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं ना सर, तो ये भी आपको प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखेगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि इसमें आपको ये देखना है कि मैं क्यों कर रहा हूं, वजह बनाए, ड्रीम बनाए, जीवन में लक्ष्य बनाए, और उसके हिसाब से इसमें प्रायोरिटी रखें सर। टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे ना तो आपका काम तेजी से बढ़ेगा आगे। इसका भविष्य है सर आने वाले टाइम में। सारे लीडर बोल रहे हैं, सारी अपलाइन बोल रही हैं, गूगल बोल रहा है सर, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप देख सकते हैं इसी का भविष्य है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, ऐसी कोई फील्ड बची नहीं है जिसके अंदर रोबोट नहीं आ रहे। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या घट रही है। रोबोटिक्स ना, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, जो गेहूं कटते हैं ना, गेहूं भी कटवा रहे रोबोट, वहां भी नहीं छोड़ा। और जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फूस रहता है जो वो, मतलब वो फसल काटने के बाद उसको भी फेंकवा रहे हैं, कौन किस पे, रोबोट पे। टीचर रोबोट आ गया सर, ट्रैफिक पुलिस में रोबोट आ गया सर। कोई फील्ड नहीं बची। आप सोच के देखिए आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। तो ये भविष्य है, इसको तरीके से करें। और एक चीज जरूर करें सर, इसको ना काम समझ के करें। कई लोग ना इसको काम ही नहीं समझते। जैसे ड्यूटी डेली जाते हैं वो काम है, इसको काम नहीं समझते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मेरी कल महेश सर से बात हो रही थी, अगर कोई व्यक्ति निश्चित करे अपने टाइम को, आरसीएम को पार्ट टाइम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। महेश सर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसको सिस्टमेटिक और मैनेजमेंट में करें। आप अपने ना अगर 2 घंटे डेली निकाल सकते हैं ना, इवनिंग में फिक्स कर लो। ज्यादा है तो कोई इश्यू नहीं है, ज्यादा है तो अच्छी बात है। अगर 2 घंटे भी एक व्यक्ति काम करे आरसीएम के अंदर, और मात्र 2 प्लान डेली दिखाए सर, मात्र 2 प्लान। सर महीने के 60 प्लान होते हैं, 2 प्लान डेली से। और यदि कोई व्यक्ति क्या करे, 10 प्लान से और तैयार कर दे अपनी टीम के अंदर, तो कितने प्लान हो गए सर महीने के? 600 प्लान हो गए।
मैं कह रहा हूँ उसमें से 20% भी ज्वाइनिंग आ गई, करीब 120 के आसपास ज्वाइनिंग बनती है। 120 ज्वाइनिंग अगर 1500 पीवी से करवाओगे ना सर, 1,80,000 नया बिजनेस आएगा आपके। पुराने की बात नहीं कर रहा, नया, मात्र 10 प्लान ओवर से। मैं कह रहा हूँ चलो 10 प्लान ओवर नहीं है कि 5 हैं, 5 व्यक्ति अगर इसी काम को करेंगे तो सर 90,000 यानी 1 लाख के आसपास का बिजनेस आ जाएगा नया। यानी कि सीधी सी बात है सर, प्लान ओवर तैयार करें। अगर हम ही भाग रहे हैं ना, तो इसका मतलब फिर हम तो नौकरी कर रहे हैं एक तरीके से। प्लान ओवर तैयार करें सर, लीडर को ना सिलेक्ट करके काम करना है, सबके साथ छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन 80% टाइम उनके साथ लगाना है जो डेडिकेटेडली इस काम को करने के लिए तैयार हो। क्योंकि कई बार हम उस व्यक्ति के साथ भी टाइम लगा रहे होते हैं जो व्यक्ति करना नहीं चाहते एक्चुअल में। इसके लिए टॉप 5 का बताया सर, प्लान ओवर तैयार करें, सिलेक्ट करें, चुनाव करें और उनको 80% टाइम दें सर। ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी, और बाकी ये मैंने आपको अपनी जर्नी बताई। और बाकी मैं जाऊंगा वापस महेश सर के पास। थैंक यू सर, ओवर टू यू।